सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खिलखिलाकर हंस रहे होंगे। काफ़ी समय से आपसे मैं वापस रूबरू हो रहा हूँ। डियर, कहा जाता है कि पानी पर तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी पर तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर वो है जो अपनी तकदीर पर रोते हैं, कायर वो है जो अपनी तकदीर पर रोते हैं। अरे तकदीर पर तकदीर बना सकते हो तुम, तकदीर पर तकदीर बना सकते हो। डियर, मायूस मत होना, निराश मत होना, जज्बे के साथ, जुनून के साथ आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। हिंदी के लिए मैं हूं ना, मैंने पहले ही बोला था, हिंदी में किसी भी प्रकार की कभी भी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। डियर, मैं आप लोगों को सृजन या सर्जना पुस्तक के जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर मैं 12 पाठ आपको करवा चुका हूं। अर्थात 1 से लेकर 9 तक पाठ जो पद्य भाग के हैं वो मैं अच्छी प्रकार से करवा चुका हूं। और गद्य भाग के 3 पाठ 10वां, 11वां और 12वां भी मैं आपको करवा चुका हूं। उस पुस्तक को एक बार मैं विराम दे रहा हूं, है ना। आज हम दूसरी पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं, देखिएगा, है ना। क्या उस पुस्तक का नाम क्या है? पीयूष। कौन सी पुस्तक है? पीयूष। ये अपनी दूसरी पाठ्य पुस्तक है। ये कौन सी पाठ्य पुस्तक है? दूसरी पाठ्य पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम है क्या? आपने सुन रखा होगा, पीयूष। कक्षा 12 में दूसरी पाठ्य पुस्तक चलती है जिसका नाम है पीयूष, मतलब दूसरी पाठ्य पुस्तक है। मैंने 1 से लेकर 12 तक पाठ करवा दिए हैं। 1 से लेकर आपको पता है 9 तक कौन से पाठ हैं? पद्य। और 10 से लेकर के 17 तक गद्य भाग हैं, गद्य पाठ, जिसमें से मैं 10वां, 11वां और 12वां ये गद्य का मैं आपको करवा चुका हूँ। कुल 17 पाठ हैं, जिनमें से मैं आपको कितना करवा चुका हूँ? 12। और पुस्तक का नाम क्या है? सृजन। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, कई किताबें सर्जना के नाम से चलती हैं और कई किताबें सृजन के नाम से चलती है। डाफा चूक नहीं होना है ना। सृजन या सर्जना पाठ्य पुस्तक में कुल 17 पाठ हैं, 9 पद्य भाग के और कितने? 9 और 8 कितने हुए? 17। 8 है गद्य भाग के, जिसमें से मैं आपको 9 पद्य भाग का पढ़ा चुका और 3 पाठ गद्य भाग के पढ़ा चुका। आज हम दूसरी पाठ्य पुस्तक लेंगे। सृजन को एक बार छोड़ रहे हैं, पूरे पाठ में करवाऊंगा। और आज आपको क्या है? पीयूष पुस्तक पढ़नी है। इस पीयूष पाठ्य पुस्तक में एक बार हमेशा की भांति पुनः आपका क्या है? हार्दिक अभिनंदन है। क्या है? हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्यों नहीं मिटा रहे? क्यों नहीं भाई? मिटाओ देंगे इसको, है ना। आज हम पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, बस आज ही याद हो जाना चाहिए कि पीयूष का हमने कोई पाठ पढ़ा है। पहले ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि पीयूष पाठ्य पुस्तक हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक है, जिसका पहला पाठ है पाठ नंबर 1, जिसको अध्याय भी बोल सकते हैं। पाठ नंबर 1 बोले तो अध्याय भी बोल सकते हैं, है ना। इसका पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। डियर, उसने कहा था का लेखक कौन है? लेखक, मैंने कहा जो पद्य भाग होता है उनका कवि होता है और जो गद्य भाग होता है उनका रचयिता, लेखक के नाम से पुकारा जाता है। इस किताब में से कोई व्याख्या नहीं आएगी। व्याख्या किस में से आएगी? सृजन या सर्जना पाठ्य पुस्तक में से आएगी। 2 व्याख्या पद्य भाग से आएगी, अथवा में आपको एक ही करनी है। 4 नंबर की आएगी, जो मैंने अच्छी प्रकार से आपको व्याख्या के 4 वीडियो बना चुका हूं। मैं अच्छी प्रकार से देख लेना किस प्रकार से व्याख्या करनी होती है। और 2 व्याख्या है वो
सृजन पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में से आएगी, वो भी अथवा में। आपको एक व्याख्या करनी है, वो भी 4 नंबर की आएगी। एक दिन मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि गद्य भाग की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। ओके, आज हम पीयूष पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये दूसरी पाठ्य पुस्तक है। इसमें पहली बात तो व्याख्या नहीं आएगी, प्रश्नोत्तर आएंगे। और पीयूष पाठ्य पुस्तक है, मैं बता दूं कि कितने अंक की है भाई। पीयूष पाठ्य पुस्तक कितने अंक की है? 12 अंक की। सिलेबस भी मैं एक दिन बता दूंगा, अभी तक तो कम ज़्यादा हो सकता है इसलिए मैंने बताया नहीं। 12 अंक की पीयूष पाठ्य पुस्तक है। ओके, और 32 नंबर की सृजन पाठ्य पुस्तक है, जिसमें से 12 पाठ हमने पढ़ लिए। आज पीयूष दूसरी पाठ्य पुस्तक की हम शुरुआत कर रहे हैं। पाठ 1 बोले तो अध्याय 1, पाठ का नाम है उसने कहा था। और लेखक कौन है? लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी इसकी क्या मानी जाती है डियर? गुलेरी इसकी उपाधि मानी जाती है। किसकी? चंद्रधर शर्मा की उपाधि मानी जाती है गुलेरी। ये है उसने कहा था पाठ का क्या? लेखक। अब देखिए डियर, उसने कहा था ये क्या है? उसने कहा था ये विधा क्या है इसकी? कहानी। जैसा कि हम सृजन पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे थे, जैसे वह पाठ पढ़ा था हमने, पाठ नंबर 10वां, जो किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध था। हमने 11वां पाठ बाजार दर्शन पढ़ा, जो किसका था? जैनेन्द्र कुमार का निबंध था। और हमने 12वां पाठ पढ़ा, क्या नाम था 12वें पाठ के नाम? क्या नाम था? आप भी बताइए। देखें, आप पर प्रश्नवाचक की नहीं। तो उसने कहा था, उसी प्रकार से ये क्या है? कहानी है ना। तो इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माय डियर, ये उसने कहा था जो कहानी है, ये प्रेम प्लस त्याग प्लस बलिदान की कहानी है। प्रेम की कहानी है, त्याग की कहानी है और बलिदान की कहानी है। सर प्रेम की कहानी? हाँ, प्रेम की कहानी इतनी मस्त है कि पाठ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, पूरी स्क्रीन पर मुख्य प्रश्न कहाँ से बन रहे होते हैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा। मैं कहता हूं कि जिंदगी में उसने कहा था, किसने कहा था, किसको कहा था, कौन कौन इसके पात्र है, उसकी चर्चा मैं चंद ही लम्हे में करने वाला हूं। तो पहले मैं बता दूं, उसने कहा था पीयूष पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कि विधा क्या है? कहानी है। यह है क्या? कहानी। और किस प्रकार की कहानी है? प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं डियर। क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, ये जो उसने कहा था कहानी है डियर, ये हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी और मस्त और अच्छी, बोले तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम की कहानी है। ये कहानी हिंदी साहित्य में मील की पत्थर, बोले तो मील का पत्थर साबित होती है। सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहानी है तो कहानीकार भी सर्वश्रेष्ठ ही होंगे, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, और उसने कहा था ये कहानी क्या है? सर्वश्रेष्ठ कहानी है। मैं बता दूं डियर, उसने कहा था कहानी के अंदर मुख्य पात्र की बात करूं तो एक लहना सिंह होता है, और एक होरा नामक लड़की होती है, एक सूबेदार हजारा सिंह होता है, एक उसका बेटा बोधा होता है, एक लैना सिंह का छोटा भाई वजीरा सिंह होता है ना। तो ये कोई प्रमुख पात्र हैं, इनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ। उसने कहा था कहानी, ये जो उसने कहा था कहानी है, इसकी रचना कब हुई थी? उसने कहा था कहानी की रचना कब हुई थी डियर? 1915 में। और 1915 क्या है? ईस्वी है। 1915 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी। और डियर ये जो उसने कहा था कहानी है, ये कब रची गई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको पता ही है? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था।
और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, इसका मतलब बीच में कौन सा वर्ष आता है? 1915। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई कहानी उसने कहा था, जो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, और इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं, जो प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी है। कौन? उसने कहा था। तो आगे बात सुने कि रचना 1915 में हुई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये लिखी गई, है ना। क्यों लिखी गई आपको पता ही है कि 1914 से लेकर 18 तक युद्ध चला, तो बीच में 15 आता है, तो 15 आता है, तो 15 में उसने कहा था कहानी रची गई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर, उसने कहा था कहानी है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 ईस्वी में लिखी गई डियर। अब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी के अंदर एक लड़का होता है, 12 वर्षीय लड़का, जिसका नाम लहना सिंह होता है। मैं पहले थोड़ा मौखिक रूप में बता देता हूँ, पहले वीडियो में, बाद में लिख करके बता दूंगा। इसमें एक लड़का होता है लहना सिंह, नाम तो बाद में आता है लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक लड़का होता है 12 वर्ष का, और वो किस धर्म का है? सिख धर्म का है। क्यों? क्योंकि उस लड़के के लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबे लंबे बाल हैं, और शायद लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी जटाएं बांधे रखना उन जटाओं को, वो शायद सिख धर्म के लोग रखते हैं। हालांकि जाट लोग भी रखने लग गए हैं, लेकिन हम इस कहानी की चर्चा करते हैं। तो इस कहानी में एक 12 वर्षीय लड़का जिसका नाम लहना सिंह होता है, और वो अपने लंबे लंबे बालों को बांध करके रखता है। इसका मतलब ही नहीं, वास्तव में वो जो लड़का है वो सिख धर्म का अनुयायी है। कितने वर्ष का होता है? 12 वर्ष का होता है। ये जो लड़का है अपने मामा के कहाँ गया हुआ है? अमृतसर गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? अमृतसर। और अमृतसर के माझे नामक कस्बे में वो रहता है। जैसे आज़ाद नगर, तिलक नगर शहर के अंदर जो कस्बे होते हैं, उसके अनुसार अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अमृतसर पड़ता कहाँ है? पंजाब में। और उस पंजाब के अमृतसर में ननिहाल है। अमृतसर इस लड़के का ननिहाल होता है, और उस ननिहाल के अंदर 12 वर्षीय लड़का लहना सिंह गया हुआ है, सिख धर्म का अनुयायी है। और उस अमृतसर में भी वो मांझे में रहता है। एक लड़की है, उसका ननिहाल भी कहाँ है? संयोग देखिए, मिलाने वाला भगवान होता है, कोई कह करके नहीं मिलते। एक लड़की भी होती है जो अपने ननिहाल गई हुई है, और उसका ननिहाल भी कहाँ है? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और वो अमृतसर में कहाँ रहती है? मगरे नामक क्षेत्र में रहती है। और ये लड़का कहाँ रहता है? मांझे में। राशि दोनों एक ही है, मगरे मांझा, ठीक है ना। अमृतसर में दोनों रहते हैं। दोनों का ही अमृतसर क्या है? ननिहाल है। मैं कह रहा हूँ ये कहानी कौन सी है? प्रेम की कहानी है। और अच्छी प्रकार से सुनिए आप माइंड के अंदर। मैं कहता हूँ पाठ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्न कहाँ से पुटअप होंगे मैं वो भी बता दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि एक 12 वर्षीय लड़का जिसका नाम लहना सिंह होता है, वो अपने मामा के घर अमृतसर, बोले तो पंजाब, गया हुआ है। अमृतसर में मांझे में उनके मामा जी का क्या होता है? घर होता है, वहाँ गया हुआ है। एक लड़की जो 8 वर्षीय लड़की होती है, जिसका नाम होता है होरा, वह भी अपने ननिहाल अमृतसर में गई हुई है। और अमृतसर के मगरे नामक क्षेत्र में उनके मामा जी का घर होता है। मैंने कहा 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष का लड़का। लड़की का नाम होरा और लड़के का नाम लहना सिंह। और दोनों ही किस धर्म के अनुयायी हैं? सिख धर्म के अनुयायी हैं। क्यों? क्योंकि लड़के ने तो लंबे लंबे बाल बांध रखे हैं, सिख धर्म के लोग ऐसा करते हैं। और लड़की ने एक सुथना पहन रखा है, बोले तो पायजामा पहन रखा है। जो सिख धर्म की लड़कियां, जो सिख धर्म की जो लड़कियां होती हैं, किस प्रकार का पायजामा पहनती हैं, उस पायजामे से लड़का वो अनुमान लगा लेता है कि ये लड़की भी सिख धर्म की है। दोनों का धर्म एक है। बन गई बात। लड़के के मन में पाप पैदा हो जाता है कि मैं इस लड़की से क्या कर लूँ? शादी कर लूँ। लड़का किशोरावस्था में है। मैंने पहले ही बताया था किशोरावस्था का जो काल है बड़ा तनाव और तूफान की अवस्था होती है, तूफान का काल होता है। इसमें जितने परिवर्तन होते हैं हो जाते हैं। तो लड़के के मन में एक प्रेम की सुगबुगाहट पैदा हो जाती है। लड़का है वो क्या करता है? लड़का और लड़की का प्रथम बार मिलन एक दुकान पर होता है। वो अमृतसर से अपने अपने क्षेत्र से लड़की अमृतसर में लड़की कहाँ रहती है आपको बता दिया, मगरे में। और लड़का अमृतसर में कहाँ रहता है? मांझे में। दोनों अपने घर से बोले तो मामा जी के घर से निकल पड़ते हैं
और दुकान के लिए चल पड़ते हैं। पहली बार उनका मिलन एक दुकान पर होता है और वो दुकान किसकी होती है? किराने की। अब रही बात, जैसे वो रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में एक तांगे वाला होता है, तांगे वाला ना घोड़ी वाला, वो रुकता नहीं है, तो तांगे के नीचे लड़की अचानक आ जाती है। वो लड़की 8 वर्षीय लड़की हो रहा, उस लड़की को तांगे के नीचे पड़ करके 12 वर्षीय लड़का जो लहना सिंह है उसको बचा लेता है और चबूतरे पे बिठा देता है। हालांकि दोनों शुरुआत में अपरिचित होते हैं। जब प्रेम होता है तो शुरुआत में सभी अपरिचित होते हैं, बाद में तो डियर परिचित बाद में होते हैं। तो लहना सिंह 8 वर्षीय लड़की होरा को बचा लेता है, तांगे के नीचे आ गई, उस लड़की को बचा करके चबूतरे पे बिठा देता है। दोनों अपरिचित होते हैं। उसके बाद में दुकान पे जाते हैं। उस समय दुकानदार किसी अन्य ग्राहक को सामान देने में व्यस्त है, इसलिए इन दोनों को बातें करने में क्या मिल जाता है? अवसर मिल जाता है। लड़का लड़की की तरफ घूर घूर के देखता है, गंडक की तरह घूर घूर करके देखता है, लेकिन लड़की बोलती नहीं है। लड़कियां भी कनखियों से देखती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। दोष लड़के को नहीं होता, लड़कियों की भी होती है। दोष लड़कियों का भी होता है। सीधी सी बात मैं तो ये मानता हूँ कि तालियाँ एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। झगड़ा दोनों ओर से होता है। हाँ, ये हो सकता है कि बलि हमेशा बकरे की होती है, तो हमें इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रेमात्मक कहानी है, तो मैं बता दूं कि लड़का और लड़की का मिलन प्रथम बार एक किराना की दुकान पर होता है। लड़का बोले तो 12 वर्षीय लड़का लहना सिंह 12 वर्षीय लड़का लहना सिंह अपने मामा का धोने के लिए, क्या बाल केसों को धोने के लिए दही लाने के लिए जाता है। दुकान पर क्या लाने के लिए जाता है? दही लाने के लिए। और एक लड़की 8 वर्षीय लड़की होरा अपने मामा जी के घर सब्जी हेतु बढ़िया लेने के लिए आई है। जानते हो ना, मंगोड़ी, कोई अमेरिका से नहीं आए हो आप, मंगोड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है। और दोनों का मिलन उस दुकान पर प्रथम बार होता है। शुरुआत में अपरिचित होते हैं, लेकिन तांगे के नीचे से निकाल करके रक्षा करना परिचित में बदल जाता है। लड़का लड़की को पूछता है धीरे धीरे कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई का अर्थ होता है डियर सगाई हो गई क्या? लड़की हंस देती है। ऐसा क्रम चलता रहता है, 1 महीने तक चलता है ये सिलसिला, प्यार का सिलसिला। अब जब लड़का लड़की को पहली बार इस प्रकार की बात पूछता है, लड़की इस प्रकार से हंस करके वो पेश आती है, तो लड़के को पता चल जाता है कि काम बनने वाला है। और लड़की सिख धर्म की है और लड़का उससे शादी करना चाहता है ना, प्रेम के जंजाल में फंसाना चाहता है ना। शुरुआत के अंदर यदि वो लड़की गुस्सा करती तो होता ही नहीं, लेकिन लड़की भी थोड़ा सा हिंट दे देती है कि मैं तैयार हूँ, है ना। गलती लड़के की भी नहीं है। लड़की उस समय यदि नहीं हंसती तो लड़का इतना पीछा भी नहीं पड़ता, पीछे ना करता, है ना। लड़की हंस करके चली जाती हैं। अब महीने भर इस प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। लड़का और लड़की संयोग से, कोई फ़ोन नंबर नहीं होते हैं, उसमें मोबाइल से नहीं आते मैं आ गया तू आ जा, इस प्रकार का नहीं होता है। पहले का माहौल 1915 की बातें तो आप देख लीजिए किस प्रकार की बातें हैं। संयोग होता है, मिलाने वाला ऊपर वाला होता है। लड़का और लड़की का 2-3 बार पुनः इस प्रकार से मिलन होता है। कभी सब्जी वाले के यहाँ दुकान पर, कभी दूध वाले के पास मिलन हो ही जाता है। और लड़के का बस वही दोहराव कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई का मतलब सगाई हो गई क्या? अब ऐसे 2-3 बार पूछने पर एक बार लड़की क्या कहती है, परेशान होकर के लड़की लड़के को कहती है। लड़का जब कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो लड़की कहती है हाँ हो गई। इतने में वो प्रमाण भी दे देते, देखते नहीं, रेशम का कड़ा हुआ सालू अर्थात दुपट्टा रखती है, रेशम का दुपट्टा, और कहती है कि ये जो रेशम का दुपट्टा है, जो सालू है, ये मुझे सगाई में ही मिला है। इतने में तो लड़के के होश उड़ गए, जितने अरमान थे वो धूमिल हो गए। लड़के ने न जाने किस प्रकार के अरमान रख रखे थे कि मैं इसे शादी करूंगा, न जाने क्या क्या करूंगा, लेकिन आज पूरी आशाएं चौपट हो गई। इसने तो सगाई कर रखी है, मैं इतने दिनों से ऐसे इनके पीछे पड़ा था, 1 महीना हो गया, है ना, 2 महीना हो गया मैं इनके पीछे पड़ा था, पहले बताया नहीं, आज अचानक उन्होंने बताया कि हाँ मेरी तो सगाई हो गई, और धत कह करके वो लड़की चली जाती है। लड़का गुस्सा हो जाता है ना। तो गुस्से में आपको पता है कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्यार समाप्त हो जाता है, या ऐसा लगता है कि प्यार समाप्त हो गया, तो उसको गुस्सा आता है और गुस्से में व्यक्ति अपने अलग हिसाब से चलता है। तो रास्ते में एक डोकरी जो सिर पर टोकरी रख के आती है, उस टोकरी में दूध उंडेल देता है ना, और एक लड़के को मोरी में धकेल देता है। इस प्रकार से अस्त व्यस्त होता हुआ अपनी नानी के घर पहुंचता है। नानी खाने को देती है, लेकिन लड़का कहता है मुझे भूख नहीं है, क्योंकि उसे भूख तो उस लड़की की थी जो उसे नहीं मिली।
प्यार समाप्त हो गया, बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन खुदा को कुछ मंजूर अलग ही था। ऐसे उसको आता रहता, नींद नहीं आती है उसे, खाना भी नहीं खाया जाता, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, एक ही रट लगा रखता है कि उस लड़की से मुझे कैसे न कैसे मिलना है। माय डियर, ये कहानी बहुत लंबी है, बीए के अंदर पूरी होती है, 12वीं में आपकी कमी दे रखी है। एक बार उनका मिलन कहाँ होता है? मंदिर में भी होता है। एक बार इनका मिलन दोनों का कहाँ होता है? मेले में भी होता है। ये मंदिर वाली बात और मेले वाली बात आप बीए में पढ़ोगे, उसने कहा था कहानी वहाँ पर मिलेगा। आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में मंदिर वाली बात, मंदिर में इनका मिलन किस प्रकार होता है, वो बात दे नहीं रखी। और कहाँ होता है? मेले में भतीजे के साथ जाती है ना, कौन? होरा, तब भी मिलन होता है, लेकिन वो दोनों बातें आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तुमको में पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, इस प्रकार से इनका सिलसिला चलता गया। अब 25 वर्ष बाद की घटना, 25 वर्ष बाद की घटना बता रहा हूँ मैं, कि इस प्रकार की कहानी 1 महीने तक चलती है, 2 महीने तक चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में 25 वर्ष बाद की घटना कि लड़का है लैना सिंह, 25 वर्ष बाद। अब आप बता दीजिए 25 वर्ष बाद, इसका मतलब लड़का कितने वर्ष का हो गया? 37 वर्ष का हो गया। 12 वर्ष का तो पहले था, 25 वर्ष बाद 37 वर्ष का लड़का उस समय आर्मी में लग गया, बोल तो फौज में भर्ती हो गया, 77 नंबर राइफल्स में भर्ती हो गया। और इसकी नियुक्ति कहाँ हो गई? फ्रांस में। और उस समय युद्ध हो रहा था जर्मनी का और फ्रांस का आपस में। ब्रिटेन की तरफ से फ्रांस की धरती पर जर्मनी के विरुद्ध लैना सिंह लड़ रहा होता है। लैना सिंह जहाँ रह रहा होता है वहाँ पर 1-2 व्यक्ति और भी रह रहे हैं, जिनका नाम है सूबेदार हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह। एक ही क्वार्टर में, एक ही कार्यालय में तीनों रहते हैं। और एक लैना सिंह का भाई भी होता है वजीरा सिंह, जो विदूषक के पद पर काम करता है। विदूषक का मतलब होता है जोकर, हंसी मजाक करने वाला। जब सेना के अंदर उदासी के बादल छा जाते हैं, सेना घबरा जाती है, तो वजीरा सिंह हंसाने का काम करता था। एक बार वजीरा सिंह ने कहा कि मैं जर्मनी का बादशाह बन गया हूँ, करो जर्मनी के बाद बादशाह का तर्पण, अर्थात मैं जर्मनी का बादशाह हूँ, दूसरे बादशाह की ज़रूरत कहाँ है। इस प्रकार से वो बातें करता था तो सेना हंस देती थी। इसका मतलब विदूषक का काम कौन करता था? वजीरा सिंह करता था, जो लैना सिंह का भाई था, और वह भी फौज में भर्ती हो जाता है। लैना सिंह का जो भाई है वो अलग कार्यालय में रहता है, उनके साथ और सिपाही रहते हैं। और लैना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह तीनों एक कार्यालय में रहते हैं। तीनों आपस में परिचित हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से परिचित नहीं होते कि उनकी पत्नी का नाम क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी रहता है तो हम पत्नी का नाम क्यों पूछेंगे, पत्नी कहाँ की है, ससुराल कहाँ का है, इस प्रकार से हम बातें नहीं पूछते हैं। हमारे पास जो रह रहा है उनसे हम संपर्क साधते हैं और तीनों का अच्छी प्रकार से संपर्क हो जाता है, मिलन हो जाता है, आपस में घुल मिल करके रहते हैं। सर्दी का समय होता है, खाई में वो घुसे पड़ते हैं, आधे कीचड़ में रहते हैं, नींद आती नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है ना। अब एक दिन हजारा सिंह कहता है कि 7 दिन बाद हमें रिलीफ मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। 4 दिन तो खाई में बीत गए और 3 दिन बाद में हमें क्या छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए लैना सिंह कहता है कोई बात नहीं, छुट्टी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना हम देश के लिए आए हैं, जन्म ही देश के लिए लिया है तो मरना भी देश के लिए है। छुट्टी मिलेगी तो अच्छी बात है और नहीं मिलेगी तो भी अच्छी बात है। इस प्रकार से कह करके वो अपना काम करते रहते हैं, ड्यूटी पर बोले तो तैनात रहते हैं। अब छुट्टी मिलती है, तीनों घर चल पड़ते हैं। कौन? लैना सिंह, हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह। इस बात का पता नहीं होता। अब माय डियर आप ध्यान रखें, 25 साल बाद की घटना ये। 25 साल में वो अपने पहले वाले बचपन के प्यार को भूल गया, क्योंकि मिला नहीं, खूब तड़फा उनके लिए। और आंख को प्राप्त करने के लिए लैना सिंह ने खूब कोशिश की, लेकिन आखिर में उस प्यार पर रोक लग गई, ये कहने पर कि मेरी तो कुड़माई हो गई। उसके बाद में लैना सिंह को वो लड़की मिली भी नहीं। 25 साल बाद में अब आपको पता बहुत कुछ हो जाता है। लैना सिंह का भी लड़का हो जाता है, लैना सिंह की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद में आपको पता है कि पुत्र पुत्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सेना में भर्ती हो जाता है। उधर होरा की भी शादी हो जाती है। अब आप ध्यान रहे कि जिस सूबेदार और बोधा के साथ लैना सिंह रह रहा है, वह जो हजारा सिंह है वह होरा का पति होता है। जो हजारा सिंह है वो होरा का पति होता है और बोधा है वो होरा का पुत्र होता है।
लेकिन इस बात का लैला सिंह को पता नहीं होता। देखो संयोग देखिए आप, पहली बार मिलन होता है, जिस लड़की से बचपन में प्रेम किया करता था लैला सिंह, उसी लड़की का पति और उसी लड़की का बेटा आज लैला सिंह के पास फौज में भर्ती है। तीनों एक ही कार्यालय में रह रहे हैं, लेकिन इस बात का अभी भी पता नहीं है लैला सिंह को कि मेरे साथ जो रह रहे हैं वो मेरी प्रेमिका के पति और प्रेमिका का पुत्र है। इस बात का एहसास नहीं होता, पता ही नहीं चलता, बातें नहीं होती। जब छुट्टी होती है तो हजारा सिंह बोलता है कि आते समय मेरे घर की ओर आ जाइएगा, हम तीनों साथ चल पड़ेंगे। लैला सिंह किसी केस के सिलसिले में अपने घर जाता है, वापस आता है तो बहुत मतलब इतनी दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे का कहना टालते नहीं हैं। हजारा सिंह जो सूबेदार के पद पर है, सूबेदार हजारा सिंह आते हुए लैला सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर आता है तो बाहर कमरे के अंदर जैसे आता है तो बचपन की जो प्रेमिका होती है वो पहचान लेती है। कौन? बचपन की प्रेमिका होरा लैला सिंह को पहचान लेती है कि ये तो वही है जिन्होंने तांगे के नीचे से मुझे निकाला था। उस समय आप मेरे प्यार के लिए तड़पते थे, मैं उस समय नादान थी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मैं उस समय 8 वर्ष की अबोध बालिका थी। आप कुछ समझदार थे, आप प्यार के बारे में जानते थे, लेकिन मुझे प्यार के बारे में एहसास ही नहीं था। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आज मैं समझदार हूँ, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं भी आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस समय मैंने नहीं किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतना कह करके वो कहती है कि मेरे 5 पुत्र हुए, 4 चल बसे, भगवान ने समय से पहले छीन लिया, और एकमात्र पुत्र बचा है बोधा, वो भी ज्वर से पीड़ित फौज में भर्ती हो गया। अब मैं आपके आगे आंचल पसारती हूँ कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। सरकार ने अगर महिला की फौज बना दी होती, महिला बटालियन बना दी होती, तो मैं भी अपने पति हजारा सिंह के साथ युद्ध के लिए चली जाती। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि सरकार ने महिला पलटन नहीं बनाई, जिसके कारण मैं घर पर ही हूँ। मुझे विश्वास है, आशा है, पूरा विश्वास है कि आप मेरा ये काम करोगे, क्योंकि बचपन में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपके आगे आंचल पसारती हूँ कि आप मेरे पति की और मेरे बेटे की रक्षा करना। ये कह कर के होरा सिसक कर रोने लगती है और रो कर के ओवरी के अंदर चली जाती है। लैला सिंह भी उनकी इस बातों को सुन कर के भाव विभोर हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं और रो कर के बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद में तीनों हजारा सिंह और लैला सिंह और बोधा सिंह तीनों फ्रांस की धरती पर पुनः चले जाते हैं। आपको पता है कि ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन की तरफ से फ्रांस की धरती पर जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई हो रही है और फ्रांस की धरती पर युद्ध लड़ रहे हैं। कौन? हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह तो क्या लड़ रहा है, वो तो जन्मते क्या ज्वर से पीड़ित था। और लैला सिंह तीनों, और वजीरा सिंह विदूषक पर तैनात है। विदूषक का मैंने आपको अर्थ बताया कि विदूषक का अर्थ होता है हंसी मजाक करने वाला। जब सेना में उदासी के बादल फट जाते हैं, छा जाते हैं, तो वजीरा सिंह है वो हंसाने का काम करता था। एक बार जब सेना में उदासी के बादल छा गए, सेना उदास हो गई, तो वजीरा सिंह ने ये कहा कि मैं जर्मनी का बादशाह बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, अर्थात मैं जर्मनी का बादशाह बन गया हूँ, इसलिए बादशाह की ज़रूरत क्या है, बादशाह तो मैं हूँ ना। ये बात सुन करके सेना हंस देती थी, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा खुशी का माहौल छा जाता था। इस पद पर कार्यरत थे वजीरा सिंह, जो लैला सिंह का भाई होता है। तीनों लाम पर जाते हैं, मतलब फ्रांस की धरती पे चले जाते हैं। अब सर्दी का समय होता है। एक दिन नकली लेफ्टिनेंट, बोले तो भारतीय लेफ्टिनेंट नहीं, नकली लेफ्टिनेंट जर्मनी का तो सैनिक होता है, और वो जर्मनी सैनिक भारतीय लेफ्टिनेंट की वेशभूषा में लैला सिंह और हजारा सिंह की सेना के पास आ जाता है। सबसे पहले नकली लेफ्टिनेंट का मिलन हजारा सिंह से होता है। हजारा सिंह समझ नहीं पाता, उससे पहले हजारा सिंह नकली लेफ्टिनेंट को सलाम ठोकता है, सलामी देता है, ये सोच करके कि ये भारतीय लेफ्टिनेंट ही होंगे। उनकी बातों में आ जाता है। नकली लेफ्टिनेंट हजारा सिंह को कहता है कि आप अपने 10 सैनिक यहाँ पर छोड़ दीजिए और बाकी सैनिक, मैं पीछे कुछ सैनिक छोड़ के आया हूँ,
और वहाँ जाकर के जर्मनी सैनिकों से युद्ध कीजिए ताकि वहाँ आप अपना काम करें, इधर मैं काम कर लूँगा ताकि अपनी सेना सुरक्षित रह सके। ये सुन करके हजारा सिंह अपनी सेना को लेकर के नकली लेफ्टिनेंट के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं और इस प्रकार की बात लैना सिंह सुन लेता है। लैना सिंह अंदर जाते हैं और अंधेरे के अंदर वजीरा सिंह के पैर स्पर्श होते हैं। वजीरा सिंह नींद में जाग रहा होता है कि क्या हो रहा है भैया। तो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, बोलो मत। नकली लेफ्टिनेंट बोले तो भारतीय वेशभूषा में नकली लेफ्टिनेंट आए हैं और हजारा सिंह उनके कहने पर चल गए हैं या चल पड़े हैं। उनकी सेना को बोले तो अपनी सेना को जर्मनी सैनिक मार देंगी या गिरा देंगी। तो लैना सिंह की बात को सुन करके वजीरा सिंह चल पड़ता है और समय से पहले ही हजारा सिंह की सेना को वापस वहाँ पहुँचने से पहले मोड़ लेता है। पीछे से दिया सलाई का बहाना बना करके लैना सिंह अंदर आते हैं और अंदर आते ही जो नकली लेफ्टिनेंट क्या करता है, वो खाई में 3 बेल के आकार के बम खाई के अंदर रख देता है और उन तीनों बमों को तार से जोड़ देता है और दिया सलाई रखने को ही होता है। दिया सलाई के पास वो सूत का धागा रखने को ही होता है ताकि विस्फोट हो जाए। इतने में लैना सिंह दोनों हाथ से बंदूक से मारता है, जिसके कारण जो नकली लेफ्टिनेंट है वो मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित होने के बाद में लैना सिंह है उनकी तलाशी लेता है, कुछ दस्तावेज और डायरियाँ निकाल लेता है। लेकिन लैना सिंह एक भूल कर देता है कि नकली लेफ्टिनेंट के जेब, जो पेंट की जेब है, पतलून की जेब है, उनकी तलाशी नहीं लेता। उनकी पेंट में पिस्तौल रहता है। अब उस पर खड़ा खड़ा लैना सिंह व्यंग्य कसता है। किस पर? नकली लेफ्टिनेंट पर, कि आज मैंने नकली लेफ्टिनेंट से क्या क्या सीखा है। नकली प्रश्न ये बन सकता है कि लैना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट को पहचाना कैसे? कि जैसे ही हजारा सिंह को ये कहने पर कि आप वहाँ चलो, हजारा सिंह की सेना तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद में जो हजारा सिंह की सेना जाने के बाद में नकली लेफ्टिनेंट है वो पीने के लिए सिगरेट देता है। कौन? नकली लेफ्टिनेंट लैना सिंह को पीने के लिए सिगरेट देता है। लैना सिंह जानता है कि सिख कभी सिगरेट पीते नहीं, और यदि भारतीय लेफ्टिनेंट होता तो पीने के लिए सिगरेट नहीं देता, क्योंकि सिख कभी सिगरेट ही नहीं पीते। एक तो बात ये, इसका मतलब कि ये भारतीय लेफ्टिनेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, जैसे ही उन्होंने सिगरेट जलाई तो रोशनी के अंदर इनके बड़े बड़े बाल, जो कैदियों जैसे बाल होते हैं, वो दिखे, क्योंकि भारतीय लेफ्टिनेंट तो इस प्रकार के बाल नहीं रखते हैं कैदियों जैसे। इन 2 प्रकार के सबूतों से लैना सिंह को पता चल गया कि सिख कभी सिगरेट नहीं पीते और ये सिगरेट पीने को दे रहा है, और इस प्रकार के बाल भारतीय लेफ्टिनेंट नहीं रखते, ये कैदियों जैसे बाल रख रखा है। इसका मतलब ये भारतीय लेफ्टिनेंट नहीं हो सकता। तो ये सबूत मिल गए थे। अब जैसे मूर्छित हो गया, मूर्छित होने के बाद में लैना सिंह उन पर व्यंग्य कस रहा है कि मैंने आज क्या क्या सीखा। मैंने इनसे नकली लेफ्टिनेंट ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, और इस्लाम जो मुसलमान है वो हिंदू मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, खोते पे चढ़ते हैं। इतने में इस प्रकार की बातें सुन करके नकली लेफ्टिनेंट की मूर्छा खुली और उन्होंने पेंट से जो पिस्तौल निकाल करके किस पर मारी? लैना सिंह पर मारी। और लैना सिंह के वो गोली, बंदूक की गोली है, वो कहाँ जा कर के मार करी? कहाँ? लैना सिंह के जांघ पर। और लैना सिंह थोड़े मूर्छित हुए, लेकिन उस घाव को पट्टी से कस लिया। उसके बाद में इतने में जर्मनी की सेना ने धावा बोल दिया। जर्मनी के 70 सैनिक थे। अब जर्मनी की सेना भी उस समय क्या, काफ़ी समय हो गया, तो हजारा सिंह की सेना भी वापस आ रही थी, और इधर लैना सिंह की सेना थी, और उधर से हजारा सिंह की सेना आ गई थी। तो बीच में कौन आ गई? जर्मनी की सेना 2 पार्ट के बीच में आ गई। पीछे से हजारा सिंह की सेना वार कर रही थी, और इधर से लैना सिंह की सेना वार कर रही थी। उस दोनों तरफ से युद्ध हुआ। लैना सिंह के 15 सैनिक मारे गए और जर्मनी के 63 सैनिक मारे गए, है ना। तो युद्ध समाप्त हुआ। उस युद्ध के अंदर लैना सिंह के पसली पर गोली लगी, जो गहरा घाव कर गई, लेकिन उस पर भी उन्होंने कस करके पट्टी बांध दी, क्योंकि उसे वादा निभाना था। आपको पता है कि बोधा को बचाने के लिए वोरा ने कहा था ना कि मेरे बेटे की और मेरे पति की रक्षा करना। बेटा ज्वर से पीड़ित था, करा रहा था। जिस समय वो लैना सिंह
नकली लेफ्टिनेंट को गोली से मारता है तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। जब बोधा सिंह के कानों में पड़ती है तो बोधा सिंह कहता है कि आवाज़ किसकी आई, तो लैना सिंह उसको ये कह करके सुला देता है कि एक हड़का हुआ गंडक आया था, हड़का हुआ कुत्ता आया था जो मैंने मार गिराया। तो यहाँ पर हड़का हुआ गंडक किसको कहा है, लैना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट को हड़का हुआ बोले तो पागल कुत्ता कहा है। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ऐसा कहने पर कि नकली लेफ्टिनेंट आया था और युद्ध हो रहा था और अचानक आक्रमण कर दिया था तो बोधा सिंह घबरा जाएगा और घबराने दूंगा नहीं, क्योंकि उसने कहा था बोले तो होरा ने कहा था जो बचपन की प्रेमिका है और उसके वचन को निभाना मेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यह प्रेम त्याग और बलिदान की कथा है। मैं मर सकता हूँ लेकिन इनके वचन को नहीं मरने दूंगा, मैं इनके पति को, होरा के पति को और होरा के पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा, मरते दम तक मैं इनकी रक्षा करूंगा। ये सोच करके बोधा सिंह को मैंने बोला कि बोधा सिंह की किस प्रकार से रक्षा करता है। बोधा सिंह जब जोर से पीड़ित होता है तो उनके पैरे पर पैरा देता है। कौन, लैना सिंह। जब सर्दी का समय होता है तो अपना कोट जर्सी उतार करके किसको दे देता है, बोधा सिंह को। एक आंख खाई पर रहती है दुश्मनों के और एक आंख बोधा के शरीर पर रहती है। क्यों, क्योंकि उसने कहा था, अर्थात होरा ने कहा था कि मेरे पति की और मेरे बेटे की रक्षा करना और अंत तक ये वादा निभाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रेम त्याग और बलिदान की कहानी है। सर्वश्रेष्ठ प्रेमी, देशभक्त और त्यागी, ये किसकी विशेषता है, ये लैना सिंह की विशेषता है। अब इस युद्ध के अंदर जब जर्मनी की सेना और लैना सिंह सेना में भिड़ंत होती है तो लैना सिंह के पसली में घाव लगता है, हजारा सिंह के भी गोली लगती है, बोधा सिंह के कुछ नहीं होता। और जब घायल सैनिकों को डॉक्टर वगैरह सेना वगैरह ले जा रही है उसमें लैना सिंह कहता है कि आप चले जाइए। तब हजारा सिंह है, हजारा सिंह कौन होता है भाई, हजारा सिंह कौन होता है, हजारा सिंह होरा का पति होता है। और बोधा कौन होता है, बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा होता है। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा होता है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना। उनको कहता है कि आप गाड़ी में लेट जाइए, चले जाइए, क्योंकि लैना सिंह को पता है कि अब मैं दुनिया को छोड़ने वाला हूँ, अगर मैं मर गया तो इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, और अगर मैं इनको बचाने से पहले मर गया तो उसने कहा था, बोले तो होरा ने जो कहा था उसका वादा, उसके वादे का क्या होगा, इसलिए मरने से पहले मैं इनको यहाँ से रवाना करूँगा और सुरक्षित होरा के पास पहुँचाऊँगा। ये मेरा परम कर्तव्य है। क्यों, क्योंकि ये कहानी प्रेम त्याग और बलिदान की कहानी है। जब लैना सिंह हजारा सिंह को और बोधा सिंह को गाड़ी में लेटने के लिए कहता है तो हजारा सिंह लैना सिंह को छोड़ना नहीं चाहता कि मैं नहीं जाऊंगा। तब लैना सिंह सौगंध खिलाता है होरा की कि होरा की सौगंध, तेरे बेटे की सौगंध, अगर नहीं गया तो और लेट जाओ और उसको कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिखाया। अब हजारा सिंह डाफा चुप हो गया कि किसने कहा था, क्या कहा था। हजारा सिंह कहता है किसने कहा था, क्या कहा था, आप साथ चल करके बताइए, आप मेरे साथ चल जाइए। लैना सिंह कहता मैं नहीं जाऊंगा, आप दोनों लेटिए, और सौगंध खिला करके, होरा की सौगंध खिला करके हजारा सिंह को और बोधा सिंह को गाड़ी में रवाना कर देता है और कहता है कि जो उसने कहा था, अर्थात जो होरा ने कहा था वो मैंने कर दिखाया है। वो गाड़ी से चले जाते हैं। पीछे से जब लैना सिंह को पता चलता है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो वो घाव की पट्टी खोल देता है और अपना जो सिर है वो वजीरा सिंह की गोद में रख देता है और आंखें बंद कर लेता है। उस समय उसके स्वप्न में चलता है। प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वजीरा की गोद में सर रखकर लैना सिंह को क्या स्वप्न आता है, या जब लैना सिंह अंत के अंदर हजारा सिंह और बोधा सिंह को रवाना करने के बाद में जब लैना सिंह घाव से पट्टी खोल करके अपना सर वजीरा सिंह की गोद में रख लेता है, उस समय उसके दिमाग में कौन सा स्वप्न चल रहा होता है, क्या स्वप्न चल रहा होता है। जो मैंने घटना बताई है बचपन से लेकर के अंत तक की, कि बचपन में उनका मिलन किस प्रकार हुआ, बचपन में उन्होंने उस लड़की से क्या बोला, लड़की कितने वर्ष की थी, वह कितने वर्ष का था, आखिर में उन्होंने क्या कुड़माई के बारे में क्या बोला, इस प्रकार की सारी कथा। कब भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद में कौन उनके साथ साथ रहते हैं, जब उनके घर आता है तो होरा ने क्या कहा था, उसका वादा किस प्रकार से निभाया, जो जो घटना मैंने बताई वो सारी बातें आप स्वप्न में लिख देना। अगर प्रश्न पूछे कि अंत के समय, यथा लैना सिंह के जीवन के अंत के समय उनके जो स्वप्न चल रहा था वो स्वप्न क्या था, स्वप्न में क्या क्या बातें आ रही थी, जो पूरी मैंने घटना बताई वो घटना आप स्वप्न के अंदर लिख देना। और
अंत के अंदर वो कहता है, लैला सिंह वजीरा सिंह की गोद में सिर रख रखा है और जैसी आंखें खुलती है तो कहता है कि वजीरा पानी पिला दो का कथन दो है। एक गोदा भी ज्वर से पीड़ित है, जब आंखें खुलती है तो वो कहता है कि लैला पानी पिला दे, तो उस समय तो गोदा बोल रहा होता है कि लैला पानी पिला दे। अब लैला सिंह बोल रहा है वजीरा सिंह को कि पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे। इसका लैला सिंह वजीरा सिंह को बोल रहा है कि पानी पिला दे। घाव तर हो रहा है, अर्थात तो घाव बहुत दर्द कर रहा है। और अंत में लैला सिंह के अंत के शब्द अपने भाई को कि अब की बार ये आम का पेड़ खूब फलेगा, अर्थात ये जो लैला सिंह का पुत्र हुआ था उसी समय उन्होंने आम का पेड़ लगाया था और कहा कि अब की बार आने वाले समय में आम का पेड़ खूब फलेगा फूलेगा, खूब आम लगेंगे, तू भी खाना, अर्थात वजीरा तू भी खाना, तेरे भतीजे अर्थात मेरे पुत्र को भी खिलाना। इतने में लैला सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना डियर, उसने कहा था, होरा ने जो कहा था लैला सिंह को, वो लैला सिंह ने वादा पूरा किया। होरा ने कहा था कि मेरे पति की और मेरे बेटे की रक्षा करना, और लैला सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके, प्राणों की बाजी लगा करके हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचा लेता है। उसने कहा था होरा का वादा पूरा कर देता है, बचपन के प्यार को पूरा कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी है। अंत में ये कथन कहने पर कि अब की बार ये पेड़ खूब फलेगा फूलेगा, तू भी खाना और तेरे भतीजे को भी खिलाना। इतने में लैला सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये अखबार में खबर छप जाती है दूसरे दिन कि राइफल्स 77 नंबर राइफल्स का जवान नहीं रहा। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। आगे की वीडियो में मैंने जो मौखिक रूप में बताया वो लिख करके आप थोड़ा किताब को पढ़ें। किताब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, किताब नहीं पढ़ाऊँगा, आप घर पे किताब पढ़ें। मैंने जो बताया है प्रश्न कहाँ से पुटअप होंगे कि उसने कहा था कहानी प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी है कैसे, है ना। और लैला सिंह नकली लेफ्टिनेंट को किस प्रकार पहचानता है, बोधा के लिए लैला सिंह ने क्या क्या किया, होरा ने लैला सिंह को क्या कहा, होरा और लैला सिंह का मिलन, होरा और लैला सिंह का मिलन प्रथम बार कहाँ हुआ, और उसके बाद में लैला सिंह होरा के घर पर कब आया और होरा ने क्या कहा, होरा ने आंचल पसार। ये भी कथन भी पूछा जा सकता है कि मैं आपके आगे आंचल पसारती हूँ, ये कथन किसके प्रति है ना, है ना। और ये भी कथन पूछा जा सकता है कि तुम्हें होरा की कसम गाड़ी में लेट जाओ, ये कथन किसका है, लैला सिंह का है। किसको, हजारा सिंह को। जो मैंने बातें बताई उसी में से प्रश्न पुटअप होने। आगे की वीडियो में जो मैंने बताए वो लिख करके हम स्क्रीन पर देखेंगे, पर्दे पर देखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ करके आएँ, पूरा पाठ आप पढ़ें। जो मैंने बातें बताई वो बातें बाहर निकलेगी। प्रश्न कहाँ से पुटअप होंगे, यहीं से ही। और अब की आने वाले वीडियो में हम लिख करके जो मैंने बातें बताई हैं उनको लिखित रूप में देखेंगे। आज मैंने मौखिक भाषा का इस्तेमाल किया है, कुछ लिखित भाषा का भी, है ना। और कल के वीडियो के अंदर, आने वाले वीडियो के अंदर हम लिखित रूप में बात करेंगे कि किस किस प्रकार से क्या हुआ, कहानी का सारांश एक बार पुनः हम लिखित रूप में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी जज्बे और जुनून के साथ, उसने कहा था प्रेम की कहानी को रट लिया होगा, समझ लिया होगा, और उसके दिमाग में अंदर उसने कहा था कहानी प्रेम की कहानी है, वो प्रगाढ़ हो गई होगी। सभी को एक बार पुनः से धन्यवाद।